तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं विथ टाइप्स ऑफ सेट्स। किससे शुरू करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। आइए जी, आइए समझना शुरू करें एक एक करके। सबसे पहला है फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है दे कैन बी काउंटेड, उनको आप आराम से काउंट कर सकते हो। तो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अ सेट विथ लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या है ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू प्लस इन्फिनिटी, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं और इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेट के अंदर जो नंबर्स या जो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि एक ये सेट ए है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ये सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है, इसके अंदर अगेन 5 एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है, ये सेट ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट एक जैसे हो गए, 2 and 2, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। चलिए, तो ये सारा हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में वैसे तो एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट, एक होता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, या फिर हम दूसरा नाम दे सकते हैं, तीसरा नाम दे सकते हैं वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, और इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, या तो फाई, ये जो फाई का साइन है इसे रिप्रेजेंट करो, या ब्रेसेस के अंदर कुछ भी मत लिखो, खाली छोड़ दो, इसे रिप्रेजेंट करो। तो एक सेट ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो अगर ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है, और इसको दूसरी तरीके से आप डिनोट कर सकते हो फाई साइन से। बट अगर आपके सामने कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए और आपको पूछा जाए क्या ये एक एम्प्टी सेट है, आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है फाई, तो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो एक एम्प्टी सेट सिर्फ 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और कोई तरीका नहीं होता एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एन ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ए का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगला है सिंगलटन सेट। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है ना। अगर एक, जैसे कि एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 5 है, तो ये क्या है? एक सिंगलटन सेट है। एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 5 है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक एलिमेंट है। सिंगलटन यानी सिंगल। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं। एक सेट बी है जिसके अंदर 5 6 7 8 और 9 ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर 5 एलिमेंट हैं। तो 2 सेट्स विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्विवेलेंट, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन 2 सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। तो आपको इक्विवेलेंट सेट में ये नहीं देखना होता कि एलिमेंट सेम है कि नहीं, आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं। AEIOU ये भी इक्विवेलेंट सेट है। EEIOU ये भी एक इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो A and B आर इक्विवेलेंट सेट, A and C आर इक्विवेलेंट सेट, C and B आर इक्विवेलेंट सेट, सारे इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना। बहुत ईजी। अब अगला आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है? इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते ही होते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होते हैं। एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है ना। 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। तो 2 इक्वल सेट को आप कैसे लिख सकते हो? ए इज इक्वल टू बी इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट इन बी इज इन ए। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये इक्वल सेट है क्योंकि 2 जो है वो ए के अंदर है और बी के अंदर भी है, 4 जो है वो ए के अंदर है और बी के अंदर भी है, 6 जो है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, बिल्कुल सेम। तो इन दोनों सेट को हम इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। दीज 2 आर इक्वल सेट, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर एक सेट इक्वल सेट है तो वो 100% इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा, 100% इक्विवेलेंट होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे इन दोनों में। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट इक्विवेलेंट सेट है तो वो हमेशा इक्वल सेट हो। फॉर एग्जांपल ए और बी इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। और यहाँ पर ए और बी इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट सेट भी हैं, क्योंकि एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। ठीक है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट 2 4 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है ना, तो इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। तो हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो, बट हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, बट हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा। तो आई कैन से दैट equal set is a subset of equivalent set, is a subset of equivalent set। ठीक है ना, अगर एक इक्वल सेट है तो वो इक्वलेंट होगा ही होगा, बट हर इक्वलेंट इक्वल नहीं होता, अगर एक इक्वल सेट है तो इक्वलेंट तो होगा ही होगा, बट हर इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होता। तो इक्वल सेट क्या हो गया, सबसेट हो गया इक्वलेंट सेट का। ठीक है, बाप कौन हो गया, बाप कौन हो गया, बाप हो गया इक्वलेंट सेट। ठीक है ना, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है एंड एलिमेंट सेम है, दोनों ही केसेस में वो एक सेट इक्विवेलेंट सेट है। बट ये जो है ये थोड़ा चूजी है, ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से काम नहीं चलता, मेरे लिए तो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से काम नहीं चलता, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी मैं इक्वल बनूंगा। तो क्योंकि चूजी है तो ये सबसेट हो गया ऑफ इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। आइए जी, सबसेट आपको पता ही होगा क्या है, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पे समझ लेंगे भाई। व्हाट इज अ सबसेट? अ सबसेट ऑफ अ मेन सेट इज अ सेट विच इज फॉर्म्ड बाय चॉइस ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द मेन सेट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, आपके सामने एक सेट है एक सेट है ए 1 2 और 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब सेट ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके कितने बच्चे बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने बन सकते हैं इसके? तो देखो, एक बन सकता है सेट बी जिसके अंदर सिर्फ 1 आएगा, एक बन सकता है सेट सी जिसके अंदर सिर्फ 2 आएगा, एक बन सकता है सेट डी जिसके अंदर सिर्फ 3 आएगा। ठीक है ना, ऐसे करके ए बी सी डी नहीं लिख लगा अब मैं सीधे सीधे सेट बना रहा हूँ। एक बन सकता है 1,2, एक बन सकता है 2,3, एक बन सकता है 1,3। ठीक है ना, और क्या बन सकता है, एक बन सकता है 1,2,3 और एक आखिरी और बन सकता है, एंड दैट इज एम्प्टी सेट, और वी कैन से दैट फाई। ठीक है, फाई एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है ना, अगर कोई भी सेट है उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा, बट एक एम्प्टी सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट नहीं होता। ठीक है ना, एक एम्प्टी सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट नहीं होता, हो भी सकता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है जी, और ये लिखा हुआ भी था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा भी था, ये बात दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था। कहाँ लिखा था, बस ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। देखो ये लिखा है, फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है इसका। ठीक है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर की चर्चा दोबारा कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, चिंता ना करें, अभी करने वाले हैं बस। तो एक सेट ए है, इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक सेट ए है, इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, 8। एक सेट वाई है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? ठीक है ना, वो लिखने पड़ेंगे भाई, बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, बट इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत ईजी, और वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 टू द पावर 3 विच इज 8, और 8 बन गए। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बन सकते हैं इस सेट के, 16 सबसेट बन सकते हैं। एक बनेगा जिसमें सिर्फ 1 होगा, एक बनेगा जिसमें सिर्फ 2 होगा, एक बनेगा जिसमें सिर्फ 3 होगा, एक बनेगा जिसमें सिर्फ 4 होगा। फिर इसी तरीके से एक बनेगा जिसमें 1,2 होगा, एक बनेगा जिसमें 1,3 होगा, एक बनेगा जिसमें 1,4 होगा, एक बनेगा जिसमें 2,3 होगा,
एक बनेगा जिसमें 2,4 होगा, एक बनेगा जिसमें 3,4 होगा, फिर एक बनेगा जिसमें 1,2,3 होगा, एक बनेगा जिसमें 1,2,4 होगा, फिर एक बनेगा जिसमें 2,3,4 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बन गए। और इसके अलावा क्या बनेगा भाई, इसके अलावा क्या बनेगा, एक बनेगा जिसमें 1 2 3 और 4 चारों होंगे, और एक बनेगा 5। कितने बना दिए हम लोगों ने, देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बनना चाहिए भाई, एक और बनना चाहिए, बना नहीं पाए हम लोग। एक और बनेगा, बनेगा बनेगा 1 2 3 बन गया, 2 3 4 बन गया, 1 2 4 बन गया, और इसी में बनेगा एक 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, और क्या बनेगा, क्या है भाई, क्या है, नज़र में क्यों नहीं आ रहा। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4। एक और आ रहा है क्यों नज़र में, एक और बन सकता है वैसे इसके अंदर, क्योंकि 16 बनने चाहिए और हमारे अभी 15 ही बने हैं। 1 2 3 4 क्या 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 4 3 1 4 3 1 और 1 3 4 तो एक ही हो गया ना, 1 3 4 आ गया है क्या, अच्छा 1 3 4 नहीं आया, सॉरी 1 3 4 बन जाएगा एक, ठीक है ना, 1 3 4 बन जाएगा, लो जी हो गए, ठीक है ना, 1 3 4 बन जाएगा एक। तो आपके 16 सबसेट बन गए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि टाइम लगता है भाई बनाने में थोड़ा। तो हमें अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि अ सेट वाई कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड, व्हाट आर द नंबर ऑफ सबसेट दैट कैन बी मेड। तो आपको बना के नहीं देखना, आपको सीधे 2 की पावर 5 कर देना, आंसर आ जाएगा 32, मार्क कर देना। अब इसके अंदर जो देखो एक चीज़ समझने वाली है कि इसके अंदर ये वाले सेट को, सबसेट को छोड़ करके, इस वाले सबसेट को छोड़ करके जितने भी सबसेट है सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। ये जितने भी हैं सारे के सारे कितने हैं, प्रॉपर सबसेट। और ये जो है ये है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, जो बिल्कुल सेट जैसा लगता है देखने में, 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सेट जैसा लग रहा है देखने में, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। है तो ये सबसेट, क्योंकि सबसेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो किसी और सेट के अंदर मौजूद हैं तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। देखो इसके अंदर 1 है, y के अंदर भी 1 है, इसके अंदर 2 है, y के अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 है, y के अंदर 3 भी है, और इसके अंदर 4 है, y के अंदर 4 भी है, तो एक सबसेट तो है। बट सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी के सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, हमने कल बातें कर ली थी इस बारे में, वैसे तो एक रिवीजन हो गया आप लोगों का। तो अगर क्वेश्चन आता कि अ सेट y कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स आर पॉसिबल, तो आप किसको टिक करके आते हैं, 15 को टिक करके आते हैं। अगर पूछा होता हाउ मैनी सेट सबसेट्स आर पॉसिबल तो 16, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स आर पॉसिबल तो 15, -1 कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं आप, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना, तो एक सेट के बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, सारे के सारे सबसेट होंगे, बट उन सारे सबसेट के अंदर एक होगा इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे होंगे प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होगा जो बिल्कुल सेट जैसा कॉपी पेस्ट दिख रहा होगा, और बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, अच्छे से समझ लो। अ सबसेट of a main set is a set which is formed by choice of any number of element from the main set. The number of possible subset is 2 की power n, where n is equal to number of element. Also, in all possible set, one is improper subset and remaining are proper subset. जितने भी आपके सबसेट्स होते हैं इसके अंदर एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है और बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। देयरफॉर प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 1। इम्प्रॉपर सबसेट इज वन विच इज इक्वल टू मेन सेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो बिल्कुल इक्वल होता है मेन सेट के, इक्वल सेट होता है एक तरीके से वो, ठीक है ना, इक्वल सेट। एग्जाम्पल ये रहा, एक सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके देखो क्या क्या सबसेट होंगे, एक तो होगा 5, एक होगा 1 2 3, ठीक है ना, और बाकी 1 2 3 1 2 1 3 2 3, टोटल कितने हो गए, 2 की पावर 3 8। हेयर इम्प्रॉपर सबसेट इज 1 2 3, रेस्ट ऑल आर प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल ए,
एग्जाम्पल एक सेट ए है एक सेट बी है, देन वी कैन से दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब बी के अंदर देखो 3 है और 5 है, और ये 3 और 5 ए के अंदर भी हैं, क्योंकि बी के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो ए के अंदर हैं, तो बी को हम बोलेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बट वी कांट से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो सॉरी ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 1 जो बी के अंदर नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बट बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। ठीक है जी, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगला है पावर सेट। अगर एक सेट ए है उसको ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए से आपको ये भी लग सकता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हो आप, बट इस चैप्टर के अंदर पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ अ सेट ए, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट थोड़ा पावरफुल होता है, बट थोड़ा बड़ा होता है। बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनकी कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर एक सेट था y, एक सेट था y, और y के सारे क्या थे, पॉसिबल सबसेट थे, तो अगर मैं इनका सेट बना दूँ, इनका सेट बना दूँ, तो इस सेट को बोलूँगा मैं पावर सेट। क्या बोलूँगा, पावर सेट। ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो होगा 5, एक होगा 1 2 3, फिर एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 1 2, एक होगा 1 3 और एक होगा 2 3। टोटल 8 हो गए, 8 हो गए टोटल। तो 3 अगर एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड, इन सभी सबसेट का एक सेट बना दिया, इन सभी सबसेट का एक सेट बना दिया, तो उसको हम नाम बोल दिया पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल। तो अगर मैं बात करूँ कि एक पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो सर एक सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं एक पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। एकदम सिंपल बात है, एक सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है ना, उस सेट के उतने, उस सेट का अगर पावर सेट बनाएंगे उसमें उतने ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमने देखा था कि 2 की पावर n किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट का, बट नंबर ऑफ सबसेट का, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट का भी यही सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला। ठीक है ना। देखो 1 2 3 के कितने सबसेट बन सकते हैं, 8, और वो 8 ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको अगर इनका एक में सेट बना देता तो उसे पावर सेट बोलता है। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8। सिंपल बात है। तो 2 की पावर n जो फार्मूला है, दो चीज़ों का फार्मूला है, एक फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट का और एक फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट का। इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम इसका पावर सेट बनाते हैं, PA बनाते हैं, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो देखो पावर सेट A ऐसे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट A ऐसे लिखेंगे। सिंपल बात है। ठीक है ना। तो ये मैंने वही लिखा है, NPA NPA NPA। थोड़ा हौच पौच हो गया इसलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने साइड में बता दिया। अब देखो क्या आ गया, पावर सेट ऑफ अ पावर सेट है। बताओ जरा, बताओ जरा, इतनी मुश्किल चीज़ पूछ ली हम लोगों से। एक सेट A है जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसका सेट बनेगा एक 1, इसके एक सबसेट बनेगा 2, एक बनेगा 1, 2 और एक बनेगा 5, इतने ही बन सकते हैं। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट A। पावर सेट बनाना है, अगर मुझे पावर सेट बनाना है, मुझे अगर सेट A का पावर सेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनका कलेक्शन यानी इनको ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा। लो जी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ A कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। अब मैं इस पावर सेट का भी पावर सेट बनाना चाहता हूँ। सोचो, इस पावर सेट का भी पावर सेट बनाना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं।
बन सकते हैं 16, तो इसके 16 सबसेट बनेंगे अब, ठीक है ना। एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 5। तो इंडिविजुअली ये 4 बन गए। अब पेयर पेयर में बनाएंगे। अगला बनेगा 1 2, फिर अगला बनेगा 1 1 2, ठीक है ना। पहले इन दोनों का बनाया, फिर इन दोनों का बनाऊंगा, फिर अगला बनेगा 1 5, ठीक है ना। फिर इसके बाद बनेंगे 2 1 2, फिर बनेगा 2 5, ठीक है जी। इसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा 1 2 और 5, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन चुके हैं अब तक, 10। अभी 6 और बनने हैं, ठीक है ना, 6 और बनाने हैं। अगला बनेगा 1 2 1 2, फिर अगला बनेगा 1 2 5 1 2 1 2 1 2 5, फिर अगला बनेगा 2 1 2 5, ठीक है ना। फिर अगला बनेगा 1 1 2 5, ठीक है ना। और फिर एक बनेगा 1 2 1 2 5, और एक बनेगा 5। और जब मैं इन सब सेट का एक सेट बना दूंगा तो उसको मैं बोलता हूँ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट। पावर सेट, जैसे ए से पावर सेट बना था ना, ऐसे इस पावर सेट से इसका पावर सेट बनेगा। यानी जो प्रोसेस मैंने ए से पी ए निकालने में यूज़ किया था, वही सेम प्रोसेस मैं पी ए से पी ऑफ पी ए निकालने में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 एलिमेंट आ गए। तो अगर एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो उसका अगर मैं सबसेट बनाता हूँ तो 2 की पावर 4, इतने ही, ऑब्वियस सी बात है, इतने ही एलिमेंट होंगे उसके अंदर, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है ना। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए आर 2, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए, बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर तो मुझे पता है, अगर ए में 2 थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए कितने आया, 16 आया है। और ये अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको, 16। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करके देखें, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 2, तो 2 कर दो। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो मैंने 2 की पावर 2 की जगह कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। देखो एग्जाम में याद रखना, आपको पावर सेट ऑफ अ पावर सेट बनाने को नहीं आएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि भाई एक सेट है जिसके अंदर, एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ इसके पावर सेट की भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 मेरे ख्याल से 512 होता है, मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 256 होता है, 256। तो इसके 256 सबसेट बनेंगे, 256 एलिमेंट होंगे, सॉरी, ठीक है ना, 256 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो सोचो अगर एक सेट था ए, उसके 2 एलिमेंट्स थे और उसके पावर सेट के पावर सेट में 16 हो गए, तो अगर 3 हैं तो सोचो 256 हो जाता है आंसर, 256। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो लिया वो छोटा वाला लिया कि भाई एक 1 2 अगर लेता हूँ तो एक बार को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लिखा कर सारे दिखा दूंगा आपको। बट अगर मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता ना ए के अंदर, तो आज की क्लास इसी में चली जाती सबसेट बनाने में,
ठीक है ना, 256 बनते क्योंकि। तो देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पर, पावर सेट ऑफ अ पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं, P ऑफ पी ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है जी, इजी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ध्यान से अच्छे से कर लेना, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगला देखो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिलाप। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, मिलाप। अब देखो आपके सामने एक सेट ए है जिसके अंदर 2, 3, 6, 10, 15 इतने एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी है जिसके अंदर 3, 6, 15, 18, 21, 24 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आपको पता है क्या बताना है, आपको वो सभी एलिमेंट्स बताने हैं जो ए एंड बी दोनों में मौजूद हैं। तो देखो ए के अंदर 2 है बट बी के अंदर 2 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है। ए के अंदर 6 है, बी के अंदर भी 6 है। ए के अंदर 15 है और बी के अंदर भी 15 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3, 6 एंड 15। और इसके अलावा तो कोई है नहीं कॉमन। ए के अंदर 2 और 10 था बट वो बी के अंदर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन टू सेट्स, ठीक है ना। ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है ऑल द एलिमेंट्स इन टू सेट्स कंबाइंड। ऑल द एलिमेंट्स इन टू सेट्स कंबाइंड यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख दो, साथ में लिख दो। तो देखो पहले लिखेंगे 2, सेट ए का एलिमेंट है, बी के अंदर नहीं कोई बात नहीं, हमें इकट्ठा करके लिखना है। फिर लिखेंगे 3, अच्छा 3 जो है वो ए के अंदर भी है, 3 जो है वो बी के अंदर भी है। अगर मैं 3 2 बार लिख देता हूँ तो ये तो सेट ही नहीं रह जाएगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना, इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें एक ही बार 3 लिखना है, यहाँ पर एक ही बार 3 लिखना है, ठीक है। क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एक सेट के अंदर। तो अगर मैं एक सेट बनाता हूँ ए यूनियन बी का और उसके अंदर 3 2 टाइम्स लिख देता हूँ तो इनवैलिड सेट हो जाएगा, तो मुझे 3 एक बार लिखना है। 3 के बाद अगला जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6 के बाद अगला नंबर आ रहा है 10 जो कि ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। 10 के बाद अगला नंबर आ रहा है 15 जो दोनों के अंदर मौजूद है। 15 के बाद आ रहा है 18 के बाद आ रहा है 21 के बाद आ रहा है 24। तो ए यूनियन बी जो है वो ये हो जाएगा 2, 3, 6, 10, 15, 18, 21, 24। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड करेंगे सारे बच्चे। तो देखो भाई आगे देखो, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हमें समझ आ गया। तो देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन टू सेट्स। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी कंबाइंड विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू 3, 6 और 15 ऐसा भी लिखा हो सकता है। यानी कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी लिखा जा सकता है और ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी करके, ठीक है ना। और इसी तरीके से ए यूनियन बी ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए और बी, ए प्लस बी, ए यूनियन बी, बात एक ही होती है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं होता। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी बोलते हैं जनरली, और ए यूनियन बी को ए और बी बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी बोल देते हैं कई बार। तो लिखने की बात है भाई, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, कितना आता 3, 6, 15। तो देखो इन लोगों ने भी निकाला ए इंटरसेक्शन बी, कितना है 3, 6, 15। अच्छा एक सेट सी बी है इसके अंदर जिसके अंदर 2, 5 और 7 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जो ए और सी में कॉमन है। सी के अंदर 2 है, ए के अंदर 2 है, वेरी गुड भाई वेरी गुड, ठीक है ना। सी के अंदर 2 है और ए के अंदर भी 2 है। सी के अंदर 5 है, ए के अंदर 5 नहीं है। सी के अंदर 7 है, ए के अंदर 7 भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 2, एक सिंगल एलिमेंट। तो देखो ए इंटरसेक्शन की सी क्या आ गया 2। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा बी एंड सी में क्या कॉमन है। तो हम देखेंगे 2, 5, 7 तीनों ही नहीं है बी के अंदर, तीनों ही नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या तो ब्रेसेस के अंदर कुछ मत लिखो या फिर एक फाई का साइन लगा दो, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज एन एम्प्टी सेट वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी इज एम्प्टी सेट। सो वी से दैट बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट।
तो अगर दो सेट हैं जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, उन दो सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। सिंस दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अदरवाइज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट। बट अगर सेट में कुछ कॉमन होता है, जैसे ए और बी में कॉमन था, ए और सी में कॉमन था, तो इन सेट्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट या फिर इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है ना, ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग। हम सेट, ये जो सेट्स हैं, ये जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी निकालने हैं, कि जनरली वेन डायग्राम का यूज़ करके निकालता है, वेन डायग्राम। ठीक है ना, वेन डायग्राम ऐसे से होते हैं, ऐसे से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो इसके अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। सेट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? सेट सी के अंदर 2 है, 5 है और 7 है। ठीक है ना, सेट सी के अंदर 2 है, 5 है और 7 है। ए के अंदर क्या है? 2, 3, 6, 10, 15। 2, 3, 6, 10 और 15। और बी के अंदर क्या है? 3, 6, 15। 3, 6, 15। अभी मैं इसको रब करूँगा, ठीक है ना। 18, 21, 24। 18, 21 और 24। अब ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो तीनों में कॉमन हो? आंसर इज नो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब बी इंटरसेक्शन सी 0 है, कोई एम्प्टी सेट है, बेसिकली कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो यानी कि इट इज़ बट ऑब्वियस कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पर है। तो ये तो खाली जगह है, बिल्कुल बिल्कुल खाली। ठीक है ना, रेगिस्तान की तरह खाली। अब देखो, ए और सी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, और वो एलिमेंट है 2। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो मैंने 2 को यहाँ से हटा करके ए और सी का जो कॉमन एरिया था वहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर। अच्छा, ए और सी का कॉमन एरिया बीच वाला भी है, बट ये जो कॉमन एरिया है ना, सिर्फ ए और सी का अकेले का नहीं है, ये बी का भी है। तो यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि बी के अंदर मौजूद नहीं है। 2 जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए 2 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं? ए और बी के अंदर हैं 3 कॉमन है, 6 कॉमन है और 15 कॉमन है। 3, 6, 15। तो ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर मैं 3 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 15 लिख सकता हूँ। तो ये 3 जो एलिमेंट है मैं यहाँ से काट दूंगा, 3, 6 एंड 15। 3, 6 एंड 15। ठीक है ना। इसी तरीके से बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 21, 24 लिखा है, यहाँ पे 5 और 7 लिखा है, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये एरिया भी खाली रहेगा, ये एरिया भी खाली रहेगा, खाली, नथिंग इज़ कॉमन। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाता है। ईजी होता है वेन डायग्राम बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ओके, अब सुनो। अब ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया वैसे प्रैक्टिकली गलत बनाया। गलत क्यों बनाया? क्योंकि इस वेन डायग्राम के हिसाब से बी और सी के सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दिख रहे हैं ओवरलैप करते हुए, बट वो करने नहीं चाहिए। ए और बी के ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन था। ए और सी के ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ए और सी में कुछ कॉमन था, बट बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी और सी का ओवरलैप करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो इस वेन डायग्राम को अगर मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा एक सर्कल सेट ए का, एक बनाऊंगा सेट बी का और एक बनाऊंगा सेट सी का। ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो देखो, ऐसी चीज़ें हैं जो ए और सी में कॉमन है और वो है 2। ऐसी चीज़ें हैं जो ए और बी में कॉमन है, वो हो गया 3, 6 और 15। 3, 6 और 15। ठीक है ना। अब ऐसा आइटम जो सिर्फ ए के अंदर बचा है वो 10 है, तो 10 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ऐसा आइटम जो सिर्फ सी में बचा है वो है 5 और 7, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ऐसे आइटम्स जो सिर्फ बी में बचे हैं वो हैं 3, 18, 21 और 24, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या ओवरलैप कर रहे हैं। ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं, ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करना बनता भी है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो, ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी भी आ रहा है। और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं है, यानी कि ये ओवरलैपिंग सेट है, इंटरसेक्टिंग सेट है। और वो हमें यहाँ से दिख गया। अब हमें समझ आ गया कि इसको ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सच में ओवरलैप और इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, ओवरलैप और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैप या इंटरसेक्ट कर रहा है। बट क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी कितना आया था? एम्प्टी सेट। तो देखो, बी और सी ओवरलैपिंग सेट नहीं है, बी ये रहा और सी ये रहा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो ये बात होती है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट की। बी और सी क्या है? डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दूर दूर है। ठीक है ना। ए और बी में कुछ कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग है, ए और सी में कुछ कॉमन है तो ये भी ओवरलैपिंग है। आइए जी, तो आपको समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ भी मुश्किल होता नहीं है।
अगला है कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट, ये भी हम लोगों ने सीख लिया साथ में। तो ए यूनियन बी क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी के अंदर हैं विदाउट रेपिटेशन, बट लिखा जाता है विदाउट रेपिटेशन। तो देखो ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे निकाला भी था, दिख रहा है ये रहा, देखो 2 3 6 10 2 3 6 10, ठीक है ना, 15 18 21 15 18 21 और 24। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीख रखी है, तो दोबारा नहीं बता रहा मैं आप लोगों को। ए यूनियन सी मैंने निकाला नहीं था, बट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कॉमन नहीं देखना मुझे, यूनियन है। तो मुझे देखना है कि ए और सी के सभी एलिमेंट्स लिख दो विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। तो देखो भाई लिख देते हैं जल्दी से। एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 6, एक आएगा 10, एक आएगा 15 और फिर 5 और 7, 5 और 7, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 दो बार रिपीट हो जाता है इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, पहले एक बार आ चुका था, बस ख़त्म। बताओ भाई इतनी बातें क्लियर है क्या सभी को, जल्दी से बता दो भाई जल्दी से। सबको क्लियर, अदम्य, अनीशा, ज्योति, राहुल, श्रेयस कोठारी, ओके आप कुछ अपना स्टूडेंट हैं। श्रेयस आपको कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी, आप मुझे पिंग करना व्हाट्सएप पर आफ्टर दिस क्लास, मैं आपको लास्ट क्लास का बैकअप भेज दूंगा। ओके सर, ठीक है ना, तो आपको तभी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर तन्वी, तान्या, विशाल एंड यशी, सबको आ गया समझ, वेरी गुड। ओके, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई ये सारे। अगला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, माँ बाप ऑफ ऑल द सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट इनटू कंसिडरेशन है क्वेश्चन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अगर एक सेट के अंदर है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, डिनोटेड बाय एस। तो अगर आपको कोई भी सेट दिखता है जो एस से शुरू हो रहा है, यानी कि ये सेट एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वही पॉसिबल एलिमेंट है, उसके अलावा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के अंदर। सपोज P इज अ सबसेट ऑफ F, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इज रिटन एज P टू द पावर C और P डैश, ठीक है ना। क्या होता है समझो, एक सेट है S, एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट है, उसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। इनटू अ क्वेश्चन, एक सेट है A, इसके अंदर 2 है, 5 है और 7 है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि A डैश क्या होगा। A डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं या A टू द पावर C, A कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो A डैश वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं हैं बट एग्जिस्ट करते हैं वो होगा। एग्जिस्ट ये सारे एलिमेंट करते हैं और ये सारे एलिमेंट A के अंदर हैं, तो सभी एलिमेंट जो A में नहीं है बट एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 और 8 हो गया, 1 3 एंड 8, ठीक है, क्योंकि 2 5 और 7 A के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये होता है A कॉम्प्लीमेंट, ईजी, एकदम ईजी, ठीक है ना। दिस कैन बी रिटन एज S माइनस P, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको मैं A डैश भी लिख सकता हूँ और S माइनस A भी लिख सकता हूँ, यानी S के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से A वाले एलिमेंट हटा दो, सारे एलिमेंट हटा दो A वाले, तो S माइनस A भी बोला जा सकता है। क्योंकि अगर इन सभी एलिमेंट में से तीनों एलिमेंट हटा दूँ तो मेरे पास यही बचेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। ख़त्म भाई ख़त्म, यूनिवर्सल सेट भी हमें समझ आ गया, वेरी इजी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे थोड़ी देर में, और वो है डी मॉर्गन्स लॉ। थोड़ी देर में आते हैं, पहले 2-3 चीज़ें बची वो समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अगर मेरे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 एंड 5, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं A, B, जिसमें से जो A होता है वो बिलोंग करता है फ्रॉम सेट A एंड जो B होता है वो बिलोंग करता है फ्रॉम सेट B। तो अगर मैं सारे के सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, एक होगा 1,4, तो देखो 1,4 A, B फॉर्मेट में है, क्योंकि 1 जो है वो A को बिलोंग करता है, 4 जो है वो B को बिलोंग करता है, 1 जो है वो A को बिलोंग करता है, B जो है वो 4 को बिलोंग करता है। ऐसे ही 1,5 बन जाएगा एक, ऐसे ही 2,4 बन जाएगा एक, 2,5 बन जाएगा एक, 3,4 बन जाएगा एक और 3,5 बन जाएगा एक। ये क्या है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है। इनका जो सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है
इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिनोट किया जाता है ए इंटू बी से, ए इंटू बी से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी फॉर्मेट में होते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। खत्म हो गई बात, एकदम आसान सी भाषा में। तो देखो सेट ए है, सेट बी है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हमने 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है ना। तो इनका जो सेट है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेसेस लगा दी, एक ब्रेसेस ये रहा, एक ब्रेसेस ये रहा। तो ब्रेसेस लगा दी तो क्या बन गया? एक सेट बन गया। और ये सेट के अंदर क्या है? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको ए इंटू बी से डिनोट किया जाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट ही हमें कैरी फॉरवर्ड करना है रिलेशन में, और यही कॉन्सेप्ट हमें कैरी फॉरवर्ड करना है फंक्शन में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन और ऑल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ऑर्डर्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर समझ नहीं आया तो आपको रिलेशन फंक्शन का बेस समझ नहीं आएगा, ये समझ लो, क्योंकि उसका जो बेस है वो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसी से कहानी कंटिन्यू होती है आगे, ठीक है ना। जैसे एक सीक्वल आता है ना, मूवी का सीक्वल आता है, फिर सीक्वल आता है, तो क्या होता है कि सीक्वल जब आता है तो जो नई मूवी आती है वो पुरानी मूवी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, तभी तो उसे सीक्वल बोलते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि सेट्स का जो सीक्वल है वो रिलेशन है, और रिलेशन का जो सीक्वल है वो फंक्शन है। या फिर ऐसे समझो कि सेट्स का जो सीक्वल है वो फंक्शन है, और फंक्शन का जो सीक्वल है वो रिलेशन है। सेट्स के बाद फंक्शन पढ़ना चाहिए, फंक्शन के बाद रिलेशन पढ़ना चाहिए, तब जाकर के चैप्टर कंप्लीट होता है। ये तीनों इंटरलिंक्ड है बेसिकली। अगर मैं आपको सीधा रिलेशन या फंक्शन पढ़ा दूंगा, सेट्स नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये वही बात हो गई कि भाई आपने एवेंजर्स की एंड गेम देख ली, बाकी के पहले पार्ट नहीं देखे, तो भाई आखिरी पार्ट समझ आएगा क्या? नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सारे पार्ट देखोगे तभी तो आखिरी पार्ट समझ आएगा। तो वही चीज़ समझ लो यहाँ पर, ठीक है। आइए जी आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ें। ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन दे दें बाई चांस, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया और ये रहा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आपसे पूछा गया फाइंड सेट ए एंड सेट बी, फाइंड सेट ए एंड सेट बी। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया क्वेश्चन के अंदर और आपको बोला गया फाइंड सेट ए एंड सेट बी, तो आप सेट ए सेट बी बहुत आराम से पता लगा सकते हो। आपको पता है कि जो पहले एलिमेंट हैं वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, तो यानी कि 1 2 एंड 3 जो है, 1 2 और 3 जो है वो सेट ए से आए होंगे, और 4 5 यानी कि 4 और 5 जो हैं वो सेट बी से आए होंगे। तो लो जी आ गए उसी कहानी पे वापस हम लोग, ए और बी आ गए हमारे, इजी। तो वही चीज़ एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोली है कि अगर a इंटू बी ये है, तो बताओ a और b क्या होगा? तो a क्या होगा? 3 and 5, 3,5, और b क्या होगा? 2 4 2 4 यानी 2,4। तो अगर आप इनके वो बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे, तो क्या बनेगा? 3 2 3 4 ये आ गया, फिर 5 2 5 4 ये आ गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट सेट कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ए में कितने हैं? 3, बी में कितने हैं? 2। तो 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6। तो देखो इसमें 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो ए में कितने हैं? 2, बी में कितने हैं? 2। तो इनके कितने बनेंगे? 4। देखो 1 2 3 4। आ गई बात समझ? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट पी इंटू क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट क्यू इंटू पी, ठीक है ना। बात समझ आ गई हम लोगों को? अच्छा एक चीज़ और सुन लो मेरी बात, अगर b इंटू ए आपको दिया होता, या आपको क्या दिया है? a इंटू बी दिया है, a इंटू बी की जगह b इंटू ए दिया होता, और दिया होता 3,2, क्वेश्चन सेम होता, बस यहाँ पे a इंटू बी की जगह b इंटू ए होता, 3 2 3 4। देखो मैंने लिखा 3 2, मैंने लिखा 3 4। अब 5 2 और 5 4 लिखूंगा, 5 2 एंड 5 4, ये भी लिख दिया। मैंने बोल दिया कि भाई b इंटू ए ये था, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अब मुझे पता है ये b इंटू ए है, यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो सेट b से आया होगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट a से आया होगा।
ठीक है ना, ये B इंटू ए है, यानी कि पहला एलिमेंट सेट B से आया होगा और दूसरा एलिमेंट सेट A से आया होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है 3 3 5 5, तो सेट B क्या हो गया 3 एंड 5, और दूसरा एलिमेंट क्या है 2 4 2 4, यानी सेट A क्या हो गया 2 4। तो देखो इंटरचेंज हो गया, A क्या आ रहा था 3 5, अब B आ गया 3 5, B क्या आ रहा था 2 4, अब A आ गया 2 4। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि ये A इंटू बी की जगह ने B इंटू ए कर दिया, इस वजह से। ठीक है ना, अगर B इंटू ए आपका प्रोडक्ट सेट है तो अब इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो B A फॉर्मेट के होंगे, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट B से आ रहा होगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट A से आ रहा होगा। तो A इंटू बी और B इंटू ए में फ़र्क होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो सेट बनते हैं वो डिफरेंट बन जाते हैं। यहाँ पे सेट A और सेट B जो बने उसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे बने, बट नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट P इंटू क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट Q इंटू पी। खत्म बात। ये तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट सेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको फंक्शन बताएगा क्या होता है, यही आपको रिलेशन बताएगा क्या होता है, ठीक है ना। तो हम पहले सेट्स पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट पता होना चाहिए, क्या है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। समझने की कोशिश करना। एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट A है, एक सेट B है। हम पढ़ना चाहते हैं कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सर A माइनस बी होगा कि A में से B माइनस कर दो, A में से B माइनस कर दो, तो A माइनस बी होगा ये वाला एरिया, A माइनस बी। A माइनस बी को आप ओनली A भी बोल सकते हो, ओनली A, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो येलो वाला एरिया है ना, इसको ओनली A बोला जाता है, ठीक है ना, और इस वाले एरिया को A एंड B बोला जाता है, A एंड B। और ये जो ग्रीन वाला एरिया मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ग्रीन, इसको ओनली B बोला जाता है, ओनली B, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ B है, A का नामो निशान नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, ओनली B। तो अगर मुझे ओनली A निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A में से B माइनस कर दो, A में से B माइनस कर दो, तो जब B माइनस होगा तो B अपने ये वाले एलिमेंट्स जो है वापस ले जाएगा अपने साथ, तो सिर्फ कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो A में बचे हैं, A वाले एलिमेंट्स बचेंगे। इसी तरीके से B ओनली B बोलता है, इसको ओनली A लिख दिया मैंने, ओनली B, इसको बोलते हैं ओनली B। ऐसे अगर मुझे ओनली B निकालना है तो मैं B में A माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, और A एंड B निकालना है तो मुझे A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B। तो ओनली A येलो वाले एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय A माइनस बी, ग्रीन वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं B माइनस ए, और बीच वाले वाइट वाले एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B से, ठीक है ना। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ने की क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसका फॉर्मूला होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। अब A माइनस बी क्या है, येलो वाला एरिया, B माइनस ए क्या है, ग्रीन वाला एरिया। इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, यूनियन येलो वाला एरिया प्लस ग्रीन वाला एरिया, और इसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, A डेल्टा B से, A डेल्टा B, और A डेल्टा B का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, यानी कि A माइनस बी प्लस B माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला है। यूनियन मतलब प्लस भी होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यूनियन मतलब प्लस भी होता है, और ये मैंने आपको बताया था। लो जी, हो गया। ये आपकी सैम्पल स्पेस होती है, वैसे सैम्पल स्पेस यानी कि जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट जैसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है वो इसी के अंदर है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेट बनेंगे, जो सर्कल्स बनेंगे, वो इसी डब्बे के अंदर बनेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा हल्का हल्का। अब इसको और अच्छे से समझने की बारी आ गई है। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बट समझने वाली बात है। डी मॉर्गन्स लॉ का क्रक्स ये है,
ये अगर आप ये रट सकते हो तो रट लो भाई, अल्टीमेटली रटना ही है आप लोगों को वैसे तो, ठीक है ना, कि P यूनियन Q डैश, क्या लिखा है, P यूनियन Q डैश, P यूनियन Q डैश इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, तो ये जो डैश है ये P के ऊपर भी आ जाएगा, Q के ऊपर भी आ जाएगा, तो देखो P आ गया डैश और Q आ गया डैश के साथ, P डैश Q डैश, डैश को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो आपको देखो इतना सिंपल सा याद रखना है कि भाई अगर ब्रैकेट के बाहर डैश है तो जब ब्रैकेट खुलता है तो डैश P और Q दोनों के ऊपर आता है, और जो बीच वाला साइन है ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, तो इंटरसेक्शन क्या क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और देखो सेम चीज़ है, P Q और बाहर डैश, जब ब्रैकेट खोला तो P के ऊपर डैश आ गया, Q के ऊपर डैश आ गया, और जो बीच वाला साइन है वो इंटरचेंज हो गया। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। पढ़ने में देखो कितना आसान है, ईजी फॉर्मूला है, आपको रट भी क्या होगा, अगर मैं पूछ लूँ ना भी कि भाई बताना जरा, सारे बच्चे बता देंगे, इतना ईजी है। बट इसका ये आता कैसे, इसका प्रूव करना, इसको प्रूव करना, उसके लिए पूरा प्रोसेस है, उसके लिए पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हमें एक सेट एफ दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, सैम्पल स्पेस या फिर यूनिवर्सल सेट, सेट एस को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी यही पॉसिबल एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है 0 से लेकर 9 तक। एक सेट P है, एक सेट Q है। अब मैं एक एक करके आप लोगों से चीज़ें पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ P डैश क्या होगा, P डैश क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर सैम्पल स्पेस में P माइनस कर दो, यानी 0 से 0 कट गया, 1 यहाँ पर है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो सर P डैश बच गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। फिर मैं पूछता हूँ भी बताओ Q डैश क्या होगा, Q डैश क्या होगा। तो आपने क्या बोला कि सर सैम्पल स्पेस में से Q हटा दो, तो 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, तो Q डैश क्या बच गया, 0 6 7 8 9, 0 6 7 8 और 9, ये बच गया। तो मैंने देखो P डैश और Q डैश निकाल लिया। अब P यूनियन Q निकालते हैं, P यूनियन Q। तो P यूनियन Q क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Q विदाउट रेपिटेशन, ठीक है ना। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 8 ये आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8, 7 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 8। तो सिंपल सी बात है, अगर P यूनियन Q ये है तो P यूनियन Q डैश जो है वो क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस में से P यूनियन Q माइनस कर दो, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस में से P यूनियन Q माइनस कर दो। तो भाई अगर मैं सैम्पल स्पेस में से यानी से 0 से लेकर 9 तक ये सारे एलिमेंट माइनस कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 1 से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और 8 8, तो क्या बच गया 7 और 9, 7 और 9 ये बच गया। इसी तरीके से अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं निकालता हूँ P इंटरसेक्शन Q। P और Q में क्या कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q देखते हैं भाई, देखते हैं। 2 और 2 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, और कुछ तो मुझे कॉमन दिख नहीं रहा वैसे, 2 और 4 ही दिख रहा है, तो एक आ गया 2, एक आ गया 4। तो अगर मैं मुझे P यूनियन Q डैश निकालना है तो मुझे सैम्पल स्पेस में से P इंटरसेक्शन Q निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। P इंटरसेक्शन Q आ गया। अगर मुझे P इंटरसेक्शन Q डैश निकालना है तो मुझे सैम्पल स्पेस में से P इंटरसेक्शन Q माइनस करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 9 तक 2 और 4 हटा दो, तो 0 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 और 9 ये आ गया। तो हमने कुछ चीज़ें निकाल ली, हमने P डैश Q डैश निकाल लिया, हमने P यूनियन Q निकाल लिया, हमने P यूनियन Q डैश निकाल लिया, हमने P इंटरसेक्शन Q निकाल लिया, हमने P इंटरसेक्शन Q डैश निकाल लिया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और अब हमें कुछ चीज़ें निकालनी हैं, अभी भी हमें अभी कुछ चीज़ें निकालनी है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, क्यों निकाले। हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है जी। अब सुनो, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं P डैश यूनियन Q डैश।
पी डैश यूनियन क्यू डैश, यानी पी डैश और क्यू डैश के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो विदाउट रिपीटिशन। तो 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। और इसी तरीके से पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश निकाल लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। 7 और 9, 7 और 9 यही कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो आपकी डी मॉर्गन्स लॉ बन गया, डी मॉर्गन्स लॉ बन गया। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि पी यूनियन क्यू डैश इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे, पी डैश क्यू डैश हो जाएगा और बीच वाला साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखो पी यूनियन क्यू डैश कहाँ है, ढूंढो। पी यूनियन क्यू डैश ये रहा, क्या है 7,9। और पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश कहाँ है, पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश कहाँ है, ये रहा 7,9। हमने प्रूव कर लिया डी मॉर्गन्स लॉ की वाली चीज़। इसी तरीके से पी इंटरसेक्शन क्यू डैश क्या होता है, पी डैश यूनियन क्यू डैश। तो पी इंटरसेक्शन क्यू डैश का है, ये रहा, क्या है इसके अंदर एलिमेंट 0 1 3 5 6 7 8 9, 0 1 3 5 6 7 8 और 9। और पी डैश यूनियन क्यू डैश ये रहा 0 1 3 5 6 7 8 9, सेम है बिल्कुल। लो जी, ये भी प्रूव कर लिया हम लोगों ने। तो इसी के साथ हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। हमने समझ लिया कि किस तरीके से निकाला जाता है। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डी मॉर्गन्स लॉ में। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये हमें करने हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है तो इस तरीके से बनेंगे। और ओवरलैपिंग सेट या इंटरसेक्टिंग सेट वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है या फिर जो डिसजॉइंट नहीं होते। ये हमने पीछे भी डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इनको हम बोलेंगे दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। और इनको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मुझे ऊपर वाले डिसजॉइंट सेट के केस में ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस बी। या फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को प्लस कर दो, आंसर आ गया, कर दो, आंसर आ गया। बट अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इस केस में निकालना है तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, जो भी एलिमेंट इधर और इधर आ रहे हैं वो आ गए सारे के सारे, ऑल द एलिमेंट्स इन दीज टू एरियाज। ये एरियाज़ कौन से, एक बार मैं आपको क्लियर डिफाइन कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। ये जो पहला वाला मैंने टिक लगाया है वो सिर्फ इस येलो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ येलो को। और जो मैंने बीच में टिक लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ रेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और आगे चल के मैं एक टिक बी में भी लगाऊंगा, वो सिर्फ ब्लू एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ ब्लू एरिया को, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने कौन कौन से हो गए, जो भी एलिमेंट यहाँ पर और यहाँ पे फॉल करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए मैंने। फिर मैंने किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इनको भी ऐड कर दिया। तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे फॉल करते हैं इनको ऐड कर दिया मैंने। अब दिक्कत क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ए यूनियन बी में वो ये नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, क्योंकि हम जो रिपीटिशन होता है उसको नहीं कंसिडर करते। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता तो यहाँ पे देखो रिपीटिशन आ गया, 2 बार टिक आ गए, 2 बार टिक आ गए, मुझे एक टिक हटाना पड़ेगा। अच्छा, टिक वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस कर देता हूँ तो मैं एक टिक हटा देता हूँ, इसका मतलब एक टिक हट गया मेरा। अगर एक बार माइनस किया नहीं, एक टिक हट गया मेरा, एक टिक हट गया। तो एक टिक अगर हट जाएगा, अगर एक टिक हट जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जी प्रॉब्लम सॉल्व, एक टिक यहाँ पे, एक टिक यहाँ पे, एक टिक यहाँ पे, यही होता है ए यूनियन बी, ख़त्म काम। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे फार्मूला ये दोनों अभी नहीं देखने, पहले के तो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है और जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एक ऊपर और एक नीचे एक्सप्लेन कर दी,
डिसजॉइंट है तो ऐसा होगा, डिसजॉइंट नहीं है तो ऐसा होगा। समझ आ गई होगी आपको 3 और 4, एकदम ईजी। ठीक है जी। अब मैं आपको पहले दो समझाता हूँ, पहले दो। अगर मेरे पास 3 सेट है और तीनों डिसजॉइंट है, तीनों डिसजॉइंट हैं, और मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे एलिमेंट जो ए में हैं उनको ऐड कर दूंगा सारे के सारे एलिमेंट जो बी में हैं, और ऐड कर दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी अगर कर देता हूँ ऐड, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। बट अगर ए बी सी डिसजॉइंट सेट नहीं है, इंटरसेक्टिंग सेट है, ठीक है ना, तो अब थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। दिक्कत क्यों पड़ जाएगी, देखो, जो भी टिक मैं येलो एरिया में लगाऊंगा वो सिर्फ येलो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ येलो एरिया को, ठीक है ना। जो भी टिक मैं रेड एरिया में लगाऊंगा वो सिर्फ रेड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और किसी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जो भी टिक मैं ब्लू एरिया में लगाऊंगा वो सिर्फ ब्लू एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और किसी को नहीं करेगा। जो भी टिक मैं ग्रीन एरिया में लगाऊंगा वो सिर्फ ग्रीन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और जो भी टिक मैं ब्राउन एरिया के अंदर लगाऊंगा वो सिर्फ ब्राउन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है जी। अब सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूँ, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूँ। यानी मेरी पोजीशन ऐसी जैसे ही बन गई, मैं मानूंगा कि मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स निकल गए, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे ये पोजीशन बन गई, यानी हर एक जगह एक एक टिक आ गया। तो मेरा टारगेट क्या है कि एक एक जगह हर एक टिक लेकर के आना। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए को ऐड किया, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट्स, ये तीनों एरियाज़, ये चारों एरियाज़, चारों टिक्स ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी को ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो सारा एरिया जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया, ठीक है ना। तो 4 टिक मैंने दोबारा लगा दिए, 1 2 3 4, प्लस मैं करता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी, तो ये क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर है वो सारे ऐड कर दिया। मेरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे एक एक टिक चाहिए था हर जगह, कुछ जगह 2 2 टिक है, कुछ जगह 3 3 टिक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी टिक हैं ए इंटरसेक्शन बी में उनको माइनस कर देता हूँ, ए और बी के अंदर जो भी टिक्स हैं उनको माइनस कर देता हूँ। तो देखो, ए और बी के अंदर, ए और बी कौन सा एरिया, ये ऊपर ब्राउन वाला एरिया प्लस रेड वाला एरिया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है ना। तो मैंने एक टिक यहाँ से हटा दिया और एक टिक यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हट चुके हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो जा चुके हैं, उनको हमने टेक केयर बाय बाय कर दिया, ठीक है ना। फिर मैंने माइनस कर दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब जितने भी एलिमेंट बी एंड सी में हैं उनको मैं हटा रहा हूँ, तो बी और सी में जो भी एलिमेंट कॉमन है, एक ये है और एक ये दोनों टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी एंड सी, माइनस कर दिया मैंने। फिर जितने भी एलिमेंट्स ए और सी में हैं उनको माइनस कर दो भाई, तो मैंने सारे एलिमेंट्स जो ए और सी में हैं, ए और सी में हैं उनको माइनस कर दिया। ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए एंड सी का जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया, अरे क्या कर दिया, सॉरी, इसका क्या मतलब होता है, कॉमन एरिया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कॉमन एरिया ऑफ ए एंड सी। तो वहाँ से मैंने एक टिक हटा दिया। अब मेरे साथ दिक्कत हो गई, छोटी सी दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई भाई कि मुझे जो सिचुएशन चाहिए थी वो सिचुएशन ऑलमोस्ट मैं पा चुका हूँ, बस मुझे एक टिक रेड में भी चाहिए था और वो उल्टा गायब हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टिक रेड में लगा देता हूँ, और रेड वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। और क्योंकि मैंने टिक ऐड किया है यहाँ पर, तो जितने भी एलिमेंट्स इस एरिया में आते हैं उनको ऐड कर दो। तो भाई यहाँ पर एक टिक ऐड कर दिया और ये लिख दिया, बात बराबर हो गई, एक बराबर हो गई। ये फार्मूला बन गया, ए यूनियन बी यूनियन सी का।
ठीक है ना। तो बस यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रटना नहीं है आपको बेसिकली। देखो मैं आपको बोल सकता था रट लो, हो सकता है आपको पहले से पता हो, बट हमें रटने पे फोकस नहीं करना, हमें समझने पे फोकस करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ये सारे मिस प्रिंट हो गए हैं, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर तो ठीक लिखा है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, वो गलती से हो गया, इनको ठीक कर लेना। लो जी, पहले 4 फॉर्मूले हमारे हो गए, डन डना डन डन, खत्म। अगला देखो, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, अगला बहुत सिंपल चीज़ बोल रहा है भाई। अगर ये है सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है ना, और एक है हमारा यूनिवर्सल सेट जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ओनली ए, ओनली ए। क्या हो गया, ओनली ए, ये मतलब होता है किसका, ए माइनस बी का मतलब। अब मुझे क्या निकालना है बेसिकली, ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का क्या मतलब है कि कितने एलिमेंट है जो इस एरिया में फॉल कर रहे हैं। बताओ भाई बताओ, कितने एलिमेंट है जो इस एरिया में फॉल कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ए में से बी माइनस कर दो। मैं क्या बोल दूंगा कि ए में से बी माइनस कर दो, यानी कि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है उसमें से बी वाले एलिमेंट हटा लो। तो जब बी वाले एलिमेंट हटा रहा हूँ तो वही एलिमेंट हटेंगे ना जो ए और बी में कॉमन होंगे, बाकी एलिमेंट हटेंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बाकी एलिमेंट हटेंगे ही नहीं, ठीक है ना। जो एलिमेंट बी में आ रहे हैं बट ए में नहीं है, उनको मैं ए से हटा थोड़ी ना सकता हूँ, बट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं वो हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये ब्राउन वाला एरिया, तो ये लिख दिया। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है वो, चलो कोई नहीं। एक तो ओनली ए का एक तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या होता है, बेसिकली ए वाला एरिया, ओनली ए, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है सुनना, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए वाले सर्कल में से ये जो मैंने लाइंस वाला सर्कल, ये जो लाइन वाला एरिया है ये हटा दूँ तो ब्राउन वाला एरिया बचेगा ना, ब्राउन वाला। तो मैंने क्या बोला, इसका एक और फॉर्मूला है, इसको मैं ए माइनस बी भी बोल सकता हूँ और इसको मैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। या तो ए माइनस बी बोल लो या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल लो, ठीक है ना। तो इस ब्राउन एरिया को निकालने के 2 फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये। अगर ये दोनों ही इसको निकालने के फॉर्मूले हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही लिखा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। डन, सुपर इजी फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपके वो है, बताओ क्या है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, नहीं डी मॉर्गन्स लॉ तो सॉरी 7th और 8th और 9th है, सॉरी बिल्कुल सॉरी। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो आपका 8th और 9th पॉइंट है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ यही पढ़ा था, ब्रैकेट खोलोगे तो ये जो बीच वाला साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, बीच वाला जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। 6th और 7th के मैं आपको 6th बता देता हूँ, 7th आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, क्या दो डबल मेहनत करवाओगे तुम लोग मुझसे। सुनो भाई सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहाँ करूँ समझ नहीं आ रहा, कहाँ करूँ, एक तो जगह नहीं बच रही कहीं भी, यहाँ पे करते हैं, इस एरिया को रब कर दिया जाए। 1 मिनट होल्ड करना, देखो जी देखो, आगे बढ़ो, इसको मैं काम करता हूँ, रब कर देता हूँ। हो जा भाई, रब हो जा। देखो भाई ध्यान से समझना, इजी है, मुश्किल नहीं है। एक समझा रहा हूँ, खुद दूसरा समझने की खुद कोशिश करना, और ना समझ आए तो अगली क्लास में पूछ लेना, बता दूंगा। एक बता रहा हूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक सेट ए, एक में बना रहा हूँ इसके अंदर सेट बी, एक है ए और एक है बी, ठीक है ना। अब देखो 6th वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश
पहले तो मैं शेड करता हूँ ए डैश कि ए डैश होगा क्या, ठीक है ना, ए डैश क्या होगा, पहले मैं उसको शेड कर रहा हूँ। तो देखो भाई, ए डैश मतलब होता है अदर देन ए, जो भी एरिया बचता है अदर देन ए उसको हम ए डैश बोलते हैं। तो देखो भाई ए डैश क्या होगा, मैं ए डैश को अभी क्या कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ। बचपन की याद आ रही है मुझे, ऐसे बचपन में क्या करते थे हम कलरिंग। लो जी, मैंने क्या कर दिया, मैंने ए डैश वाला जो भी एरिया था उसको शेड कर दिया, ए डैश वाला जो भी एरिया था उसको शेड कर दिया। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं बी डैश को शेड कर रहा हूँ, बी डैश को किस कलर से करें, ब्लू से कर देते हैं। बी डैश को शेड कर रहा हूँ, बी डैश मतलब होता है अदर देन बी, जितना भी एरिया है, जितने भी एलिमेंट्स है अदर देन बी वो बी डैश है आपका। तो मैं बी डैश को शेड कर रहा हूँ भाई, बी डैश, आ जाओ भाई आ जाओ। अरे भैया जल्दी शेड हो जा, पका दिया इसने तो मुझको। लो जी, ये हो गया बी डैश, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ऑल द एरिया, ऑल द एरिया ऑफ ऑल द ब्लू प्लस येलो एरिया, ऑल द ब्लू प्लस येलो एरिया। यूनियन का क्या मतलब होता है कि सब ऐड कर दो, जितना भी है ए डैश है और जो बी डैश है इन सबको ऐड कर दो विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन उसको हम बोलते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसके अंदर देखो सब ऐड हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अदर देन दो जो शेड नहीं हुए। और शेड कौन सा एरिया नहीं हुआ, शेड कौन सा एरिया नहीं हुआ, शेड सिर्फ एक एरिया नहीं हुआ है, एंड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बताओ भाई, समझ आ गई बात, जल्दी बताओ। बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। सर यस सर। ओके, बाकी यस सर, यस सर, यस सर यस सर यस सर यस सर, ओके वेरी गुड। अच्छा मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए एंड बी में कॉमन है, और डैश क्या कर देंगे, इसके अलावा सब कुछ। तो ये और ये भी एक ही बात होती है, और ये भी एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। पहले क्या कर, आप कोशिश करते हो कि रट ले रट ले रट ले, और रटने के चक्कर में बहुत सारे फॉर्मूले जाते हैं और इतने रटे नहीं जाते हैं, तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं तो आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें 6th वाला समझ आ गया अच्छे से। बिल्कुल इसी तरीके से आप 7th वाला, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, जो मैंने प्रोसेस अभी आपको समझा है, इसी प्रोसेस से समझने की कोशिश करना, वेन डायग्राम बनाना और छोटे छोटे हौले हौले चलना कि भाई ए डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, फिर वो एरिया कौन सा है जो ए डैश में भी आ रहा है और बी डैश में भी आ रहा है, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर निकालोगे तो हमें कॉमन एरिया चाहिए होगा, कॉमन एरिया। तो इसको आप और किस तरीके से निकाल सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यू और एस एक ही बात होती है। यू यानी कि यूनिवर्सल स्पेस, यूनिवर्स, ठीक है ना, और एस मतलब कि सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि यूनिवर्स जो होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि यू क्या लिखा है, यू और एस एक ही बात है।
तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। 7th वाला आपका मैंने आपके ऊपर डाल दिया है कि आपको करना है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। तो भाई इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो। चैप्टर ईजी है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो अगला जो पार्ट है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, बट ये अगली क्लास में शुरू करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आज नहीं कर रहे। आज हमें पढ़ते पढ़ते कितनी देर हो गई, 1 घंटा और कुछ मिनट, 10 12 13 14 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। चलिए तो रिलेशन फंक्शंस अगली क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और मैंने बहुत मेहनत से ये एकदम बढ़िया ऐसे नोट्स बनाए हैं कि एक बार में बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं आता समझ उनको भी समझ आ जाए, तो एकदम मज़े से पढ़ेंगे नोट्स को हम लोग। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम सेट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि सेट्स कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बताओ जी, बताओ, आप लोग आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा क्वेश्चंस का आंसर, जहाँ पे अटकोगे वो मैं दूंगा। बताओ जी, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABCD। सी। वेरी गुड वेरी गुड, और सब बोल करके देंगे, मैं पीछे पलट पलट के दिखूंगा नहीं कौन क्या टाइप कर रहा है, ठीक है ना। आराम से बोल करके दो, और मैं काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा वॉल्यूम कर सकता हूँ कम, वरना मेरे कान फट जाएंगे। अरे भाई आजा, कहाँ चला गया तेरा। बताओ जी, सेकंड का आंसर क्या होगा? डी। बी। बी होगा भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स है ए के अंदर? 4, 1 2 3 4 बोला। अच्छा बी बोला, ओके, मुझे डी सुनाई दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे बताओ पी ए क्या होगा? बी। देखो पी ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। अगर सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। ढूंढो भाई 8 एलिमेंट किस में है, कोई ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ऑप्शन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ एक बी ऑप्शन है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो यही सही होगा भाई। आंख बंद करके सही कर दो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या है कि नहीं। अब जब दिख ही रहे कि भाई 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसके अंदर सारे 8 एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, सही आंसर हो ही नहीं सकता, तो बी आंसर सही होगा। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन दिख जाता, एक और ऑप्शन दिख जाता जिसमें 8 एलिमेंट होते, फिर आपको एक एक करके चेक करना पड़ता कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक में एक्स्ट्रा डालते जो नहीं होना चाहिए। इफ ए इज इक्वल टू ABC देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, NPA का मतलब क्या होता है? बी। वेरी गुड। NPA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, ठीक है ना। नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए का होता है। इफ ए इज इक्वल टू ABCD, लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए कितना होगा? अगर एक सेट है ए, इसमें 4 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 16। ए ऑप्शन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑल ऑफ द अबव। फिर 1 2 3 4 और फिर 1, 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16, तो डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव एलिमेंट्स आर इन PA, पावर एलिमेंट ऑफ ए, पावर सेट पावर एलिमेंट कह रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए। इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन मुझे बताइए कौन सा ट्रू है। If n is a set of natural numbers and I is a set of positive integers, then which of the following is true? सी। मुझे एक बात बताइए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम। One. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, बी। ठीक है, चलो सही, समझ आ गया। इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है भाई, नेचुरल नंबर छोटे हैं और इंटीजर्स बड़े हैं, इंटीजर्स के अंदर ज़्यादा स्कोप है, तो बच्चा कौन हुआ? n बच्चा हुआ, तो n इज़ सबसेट ऑफ i लिखेंगे। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 7th का आंसर दो। द सेट ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर इज, द सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज, बताओ भाई, द सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज। वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के जवाब का। बी। वेरी गुड।
देखो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो उनके क्यूब्स भी क्या होंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 अप टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बताओ बात समझ आई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं, आंसर दे दिया करो यार, घबरा के कुछ नहीं होगा। तुम तो घबरा जाते हो कि सर गलत बोल देंगे तो फिर डांटेंगे, मैं डांटा थोड़ी ना हूँ, मैं तो समझाता हूँ सिर्फ। चलो इसी बात पे 8th क्वेश्चन पढ़ो। द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज, ऑप्शन देखे बिना बता दो अब तो, ठीक है ना, एन इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, हमें पता है कि एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो हम उस पर टिक लगा सकते हैं आंख बंद करके विदाउट एनी डाउट। चलो वेरी गुड। अगला है द सेट 2 टू द पावर एक्स, द सेट कंटेन्स एलिमेंट 2 टू द पावर एक्स वेयर सच दैट एक्स इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक्स क्या है, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो बताओ ये क्या होगा, बताओ भाई बताओ, बोलो बोलो बोलो। Infinite. वेरी गुड, एक इनफाइनाइट सेट होगा। देखो अगर एक्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी अप टू इन्फिनिटी जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी, तो बताओ एक्स क्या है, एम्प्टी सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नल सेट है, क्या सेट है? Finite. वेरी गुड। वाई क्या है, वाई सेट वाई क्या है? इनफाइनाइट। वेरी गुड, Infinite. ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि ए क्या है, एक इंटीजर है, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो भाई ये तो चलते चले जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे। एक बताओ ए सेट क्या है? इनफाइनाइट। Infinite. वेरी गुड। और डी बताओ क्या है, बोलो भाई बोलो, डी क्या है? एम्प्टी। वेरी गुड, ये एक एम्प्टी सेट है। तो क्या बोल रहे हैं कि सेट बी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर विच इज अ परफेक्ट रूट ऑफ एनी वैल्यू विच एग्जिस्ट बिटवीन 26 एंड 35, यानी एक्स जो है वो 26 से बड़ा है, 35 से छोटा है। क्या 26 से बड़ा एंड 35 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर होता है जो परफेक्ट रूट होता हो? आंसर इज नो, ठीक है ना। एक 25 होता है जिसका परफेक्ट रूट होता है 5, एक 36 होता है जिसका परफेक्ट रूट होता है 6, बट यहाँ पे 25 और 36 दोनों ही नहीं अवेलेबल। एक्स जो है 26 से बड़ा है और 35 से छोटा है, तो इसका जो सेट बनेगा वो एक एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट बनेगा ये। तो फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी, फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी, ए ऑप्शन आ गया आंसर। अच्छा ए वाला, एक पहला वाला जो है वो फाइनाइट क्यों था, क्योंकि उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अप टू 500 पहले 500 नेचुरल नंबर्स थे, गिने जा सकते हैं भाई 500 नेचुरल नंबर्स को, तो एक फाइनाइट सेट हो गया था। इक्वल सेट आर, जल्दी से आंसर दो। Equivalent. वेरी गुड, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ 2 फाइनाइट सेट इज सेम देन द सेट्स आर, बताओ। एक बच्चे की आवाज़ दबी दबी आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल तो रहा है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने बोला था ना कि कार्डिनल नंबर को ऐसे भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, हैशटैग ए भी लिखा जाता है, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी लिखा जाता है, कैसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर 2 फाइनाइट सेट है और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं तो सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। आइए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज, बताओ जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही किसी की? 2 power n. 2 power n। सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट हैव 15 सबसेट, 16 सबसेट, ठीक है ना, 14 सबसेट है, 13 सबसेट, बताओ। Sir, B. बी, ठीक है ना। अगर एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट होंगे उसके अंदर, 16 सबसेट बनेंगे, सॉरी उसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट 2 3 5 इज, बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 8, ठीक है ना, 2 की पावर 3 8। अगला सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है ए बी, सेट ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पार सेट ऑफ ए। अच्छा हमें पता है, अच्छा हुआ बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। डोनेटेड बाय पी ए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज, बताओ भाई बताओ। 4 होंगे, 4. ठीक है ना, 2 की पावर 2 4। अगला, इफ ई इज अ सेट एंड सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इफ, दिस इनइक्वालिटी इफ, ये एक इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन है। तो बताओ एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और वैल्यूज़ जो है वो सेट ई को बिलोंग करनी चाहिए। बताओ भाई, क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? अगर एक्स की जगह 1 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि 5 + 1 इज 6 एंड 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। 5 + 5 10 होता है, 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। 10 इज़ इक्वल टू 10 बट 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो ये 5 वैल्यूज़ तो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। 6 7 8 9 सेटिस्फाई कर लेंगी, 6 7 8 9, तो बी आ जाएगा। इफ आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन बताओ भाई बताओ। इफ आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो बताओ रैशनल नंबर ज़्यादा होते हैं या रियल नंबर ज़्यादा होते हैं? बड़ा क्या है, बाप कौन है, रैशनल या रियल? बोलो बोलो बोलो। रियल। Real. रियल नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो सबसेट आर इज सबसेट ऑफ ई, यही होगा, आर इज सबसेट ऑफ ई, ये हो गया। रियल नंबर्स के अंदर 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। इन दोनों के नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर का बेटा होता है रैशनल नंबर, रियल नंबर का बेटा होता है इरैशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर का बेटा रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए आर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को क्या बोला गया यहाँ पे, ई बोला गया है। अब आप एक काम करो, जल्दी से काम करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे एक चीज़ लिखवानी थी, बट मैंने बोला था चलो बाद में लिखवा दूंगा आप लोगों को अगली क्लास में, तो वो लिखवा देता हूँ मैं अभी। इट्स हाई टाइम, आपको पता होना चाहिए। आपको लिखना है, बहुत छोटा, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा एरिया है, आपके इतने एरिया में आ जाएगा, जितना आपका ये एरिया बचा है ना यहाँ पे, इसमें आ जाएगा आराम से। आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, स्टैंडर्ड सेट्स इन नंबर सिस्टम। स्टैंडर्ड सेट्स इन नंबर सिस्टम, ठीक है जी। तो पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अगर आपको कहीं भी एन लिखा हुआ दिख गया तो कंफ्यूज होता है एन क्या है। जैसे आपको पता है जब भी एस लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ऐसे एन लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका नंबर होगा, इसका मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। फिर एक होता है होल नंबर से जस्ट बड़े होते हैं, बताओ कौन से, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। इंटीजर से बड़े होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, इंटीजर से बड़े होते हैं। रैशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और सबसे बड़े होते हैं रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमें पता है कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये कौन से होते हैं, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर इनसे थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि होते हैं 2, ये होते हैं 0 टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स और बड़े होते हैं क्योंकि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन होती है, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी डेसिमल नहीं होता, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता। यानी 2.5 जो है, ना ही वो नेचुरल नंबर है, ना ही वो होल नंबर है, ना ही वो इंटीजर है। ठीक है ना, 3/4 ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर है। रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स होते हैं ऑल नंबर्स whether positive or negative including decimals and fractions।
ये होता है रैशनल नंबर, यानी कि 3/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और 2.75 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल में है तो रैशनल है, फ्रैक्शन में है तो वो है रैशनल है, ठीक है ना। और रियल नंबर्स होते हैं रैशनल प्लस इररेशनल। इररेशनल नंबर होते हैं जो रूट वाले होते हैं, रूट वाले, जैसे √2, √3, √5। देखो √4 इररेशनल नहीं होता, रैशनल होता है, क्योंकि √4 का आंसर आता है 2। √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो रैशनल इररेशनल में ये फ़र्क होता है। चलो जी, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। आपको मेनली ये पता होना चाहिए था, ये चीज़। ये रेड के ऊपर रेड अच्छा नहीं लग रहा भाई। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि नेचुरल नंबर के सेट को n बोलते हैं, होल नंबर के सेट को w बोलते हैं, इंटीजर्स के सेट को z बोलते हैं, रैशनल नंबर के सेट को q बोलते हैं, और रियल नंबर के सेट को r बोलते हैं, ठीक है जी। आइए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। तो एक सेट ए बी सी डी है आपके पास। सेट ए है कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड फ्लावर, x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड फ्लावर। तो भाई सेट ए जो है ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, रॉ फॉर्म में। तो क्या होगा, FLOWER। तो सेट ए को अगर आप रॉ फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। सेट बी को लिखते हैं x, सेट बी कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड फ्लो, तो FLOW। फिर सेट सी लिखते हैं, सेट सी ये क्या है, सेट सी कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ, WOLF, ठीक है ना, वुल्फ। डी जो होता है x कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो FOLLOW। देखो रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, तो मैं रेपिटेशन नहीं कर सकता, FOLW लिखूंगा, फॉलो नहीं लिखूंगा पूरा। अब देखो इसमें हमको क्या दिख रहा है, FLOW, 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 यानी कि सेट बी सी और डी इक्वल सेट है, सेट बी सी और डी इक्वल सेट है, तीनों में सेम एलिमेंट है, सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, और तीनों ही सबसेट हैं सेट ए के। देख रहे हैं आपको ये, क्योंकि FLOW जो है सेट ए के अंदर आ रहा है, तो बी सी डी क्या है, इक्वल सेट है, और तीनों ही सबसेट है सेट ए के। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, तो B इक्वल टू सी इक्वल टू डी एंड ऑल दीज आर सबसेट ऑफ सेट ए, बिल्कुल लिखा हुआ है। B इज इक्वल टू सी विच इज़ नॉट इक्वल टू डी, बिल्कुल गलत भाई, बी सी डी तीनों इक्वल सेट है, तीनों इक्वल सेट है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। फॉलोइंग सेट नोटेशंस रिप्रेजेंट, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये बोलते हैं इस नोटेशन को। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता तो हम बोलते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये होता है सबसेट का साइन, और ये होता है प्रॉपर सबसेट का साइन, याद है ना, आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने। फिर अगला क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर ये क्या है, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी। फिर ये क्या है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। और ये क्या है, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अब हो सकता है कि हमने जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट ये सेम वर्डिंग्स ना हो, थोड़ी छोटी मोटी ऊपर नीचे हो, तो आपको भावनाएं समझनी है। तो देखो पहला हमने लिखा ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी लिखा है मैंने भी, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए लिखा होगा यहाँ पर, और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बात तो एक ही है, भावनाएं समझनी है। यहाँ पे लिखा है x डज नॉट, अरे सॉरी, x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये लिखा है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
बात तो एक ही होती है। रखा करो, फ्रिज ठंडा करने के लिए होती है चीजें। अरे अरे तो फ्रिज अरे में डाल देती हूँ। अनीशा बेचारी हमारी गुस्सा कर रही है घर वालों पर। देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगला हमने क्या लिखा है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो देखिए क्या लिखा है, ए कंटेन्स बी, ए कंटेन्स बी यानी ए के अंदर बी है, ए के अंदर बी है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी और ए कंटेन्स बी एक ही बात होती है। ए कंटेन्स बी का मतलब क्या है, ए के अंदर बी है, ए कंटेन्स बी, ए के अंदर बी है, और ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी का भी वही सेम मतलब होता है। अगला हमने सिंगलटन सेट लिखा था विद ओनली एलिमेंट जीरो, ये नहीं लिखा था बट बात एक ही है, भावनाएं समझो भावनाएं। और आखिरी क्या लिखा था, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये लिखा था ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे लिखा है ए इज नॉट कंटेंट इन बी, बात एक ही है, भावनाओं को समझो। तो मैंने बोला था कि वर्डिंग्स हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट भावनाएं समझनी है आपको, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। लो जी, डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ ए हैज़ 70 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 70। बी हैज़ 32 एलिमेंट्स, ओके वेरी गुड, एंड ए इंटरसेक्शन बी हैज़ 22 एलिमेंट्स, देन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, ए एंड बी, तो आ जाएगा 80। लो जी आंसर आ गया, सुपर इजी। ए यूनियन ए इज, बताओ जी ए यूनियन ए क्या होता है, ए के बराबर होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक सर्कल है ए और एक सर्कल है बी और मैं ए यूनियन ए पूछ रहा हूँ, तो ए प्लस ए तो ए ही होगा ना भाई, ए प्लस ए तो ए होगा, कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। ओके, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, अब देखो ए तो ये रहा और ए डैश हो गया, अगर मेरा ये यूनिवर्स है तो ए तो हो गया ये, और ए डैश हो गया इसके अलावा जितना भी बच गया, इसके अलावा जितना भी बच गया, तो ए यूनियन ए डैश यानी ए में ऐड कर दो बाकी सब, तो ये किसके बराबर हो गया, एस के बराबर हो गया, सैम्पल स्पेस के बराबर हो गया, ठीक है ना। ए यूनियन ए डैश, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश पूछा गया होता तो फिर वो एम्प्टी सेट होता, क्योंकि ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। बट ए यूनियन ए डैश मतलब हो गया सब कुछ, ए और ए के अलावा सब कुछ को अगर आप ऐड कर दोगे तो सब कुछ आ जाएगा। लॉजिक कितना ईजी होता है देखो, अगर बेसिक्स क्लियर है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगला, पी एक सेट है, क्यू एक सेट है, पी यूनियन क्यू आपको बताना है, तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 6, ये ऑप्शन आ गया। अब ये सब आप कर लेना यार, अब आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। इफ़ ई इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड ओ इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ध्यान से सुनना, ई सेट है ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इवन नंबर सबसे पहला कौन सा होता है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 अप टू इन्फिनिटी। और पॉजिटिव ऑड नंबर्स होता है सबसे पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 9 और फिर इन्फिनिटी, ऑड नंबर्स। और अगर हम में पूछा जा रहा है कि ई यूनियन ओ क्या होगा, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, बताओ हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, देखो हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एन बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया मैंने बोला था ना कि अब मुझे बताना पड़ेगा, ज़रूरत आ गई है। तो एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर है ना सिर्फ एक चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, और वो चेंज पता है क्या है। अच्छा आप बताओ, अगर मुझे आंसर देना है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज करूँ, आप लोग मुझे बताओ क्या चेंज करूँ इस क्वेश्चन में, बोलो जल्दी बोलो भाई जल्दी। सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सेट ऑफ होल नंबर्स टिक करना है तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज करूं मैं कि मैं सेट ऑफ होल नंबर्स पे टिक कर पाऊं। पॉजिटिव हटा दो। वेरी गुड, पॉजिटिव हटा दो, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव हटाऊंगा तो फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स शुरू होगा 0
2 4 6 8 एंड सो ऑन। और जब मैं इसको और इन सबको मर्ज कर दूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। तो एक पॉजिटिव वर्ड की वजह से इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वरना सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाता। ओके, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ए और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तो इसलिए आंसर भी क्या होगा? कुछ भी नहीं सेट, कुछ भी नहीं सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश अभी बताया था, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए के अलावा बाकी सब में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, अब मैं नहीं करा रहा, ये आपको खुद करना है। और ये आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ है साफ साफ, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है साफ साफ। ये सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, घर पे आराम से बैठ करके करो, मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, सारे आप आराम से कर सकते हो, इसमें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। आपका खुद का विकास होगा भाई, दिमागी विकास खुद करोगे तो, मैं करा दूंगा तो थोड़ा कम होगा, खुद से करोगे तो जल्दी होगा। ये आपको पता ही है भाई, ए डेल्टा बी क्या होता है, अभी अभी आज हमने देखा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं जिसको ए डेल्टा बी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अरे तो लिखा हुआ है फॉर्मूला भाई, अच्छा ये बढ़िया भाई, सीधा सीधा पूछ लेते कि ए डेल्टा बी क्या होगा अगर ए ये है और बी ये है, तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर बता ही दिया कि भाई ए डेल्टा बी ये होता है और अब फाइंड करो ए डेल्टा बी क्या होगा, तो भाई क्वेश्चन ने सभी दे दिया हमको, ठीक है ना। कल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। आइए जी आइए, ये सब आप कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, डन 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 डन, ये सब आप कर लेंगे। अरे भाई आ जा, चल ले, एन पी एन क्यू पी इंटू क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। 4 इंटू 3 12 आंसर हो जाएगा, ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, जो डाउट होगा मुझसे पूछना, ठीक है ना। जो डाउट होगा वो मुझसे पूछना। ये वाला क्वेश्चन एक करा देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 माइनस 1 टू द पावर एक्स फॉर ऑल इंटीग्रल एक्स, फॉर और इंटीग्रल एक्स इफ़ द सेट, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू लेनी है अलग अलग। मैं 0 लूँगा, 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा, 5 लूँगा, 6 लूँगा, 7 लूँगा, देखूँगा कि हमारा ये सेट क्या बनता है। एक्स की वैल्यू मैं अलग अलग लूँगा। तो पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू 0, तो मेरे बना 1 माइनस 1 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर होता है 1, आंसर होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ 0। तो आपका क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा 0। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो 1 माइनस 1 की पावर 1 कितना होगा, -1 की पावर 1 हो गया -1, माइनस 1 हो गया +1 और 1 + 1 हो गया 2। अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया तो -1 की पावर 2 हो गया 1 और 1 - 1 हो गया 0। तो मैंने क्या देखा कि भाई मैं कुछ भी वैल्यूज x की पुट करूं, आंसर या तो 0 आएगा या 2 आएगा, या 0 आएगा या 2 आएगा, या 0 आएगा या 2 आएगा। यानी जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा, 0, 2। x की वैल्यू कुछ भी डालो, या तो 0 आएगा या 2 आएगा, तो सेट क्या बनेगा 0, 2। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ईजी है। जिन क्वेश्चंस में मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ी बहुत हेल्प देनी चाहिए वो उसमें दे दूंगा मैं, बाकी मुझे लग नहीं रहा। ओके, तो 52 ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, इनको ज़रूर करना। 52, 53 से लेकर के 59 तक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, मज़ेदार क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो वो फॉर्मूले जो थे, या फिर वो वेन डायग्राम बना करके, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है ना। तो इनको मैं आपको अगली क्लास में कवर कराता हूँ, करके आना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो अगली क्लास में कवर कराऊंगा। अगली क्लास की शुरुआत करेंगे विद द डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। PDF फाइल जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि आज एक नए बच्चे आए हैं हमारे साथ, वो देख लेंगे PDF। और फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है, ठीक है ना, ये अगली क्लास में शुरू होगा आफ्टर द डाउट्स, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो भाई बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट, बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, समझ आ गया? सर, सारी बातें क्लियर हैं? यस सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।